हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं आज एक नया लॉ, एक नया यूनिट, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जस्ट इन केस आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा के लेक्चर्स मिस कर दिए हैं तो आप पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाइए ताकि आपको बेसिस समझ आ जाए फॉर लॉ। ओके और जिनको बेसिस ऑलरेडी क्लियर हैं और शुरू कर सकते हैं मेरे साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर सीएम में दिशा दुआ एंड लेट्स गेट गोइंग विद एनआई एक्ट टुडे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, promissory note, bill of exchange, check and many other detailings of check we will be studying in upcoming classes. आज हम बेसिक्स को कवर कर लेंगे। ओके तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब आया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इनैक्ट किया गया ताकि डिफाइन किया जा सके, अमेंड किए जा सके वो लॉज जो कि प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक से रिलेट करते हैं। वैसे मैंने आपको कहा था कि ज़्यादातर सेक्शंस, ज़्यादातर डेफिनेशंस सेक्शन 2 ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट में बताई जाती है। जैसे हमने जब हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो सेक्शन 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2H ऐसी बातें हमने करी थी, है ना। वहाँ पे हमने डेफिनेशंस देखी थी। ऐसे ही जब हम सोगा पढ़ रहे थे, प्राइस, डिलीवरी एटसेट्रा, वो भी सेक्शन 2 के सब सेक्शंस में ही पढ़ी थी या क्लॉजेस में ही पढ़ी थी। वैसे ही अब आप सोच रहे होंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी डेफिनेशंस होंगी, बट इस एक्ट में कुछ डेफिनेशंस हमको सेपरेट अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 2 बता रखी हैं। जैसे सेक्शन 4 के अंदर हमको बताया हुआ है क्या है प्रोमिसरी नोट, सेक्शन 5 में बता रखा है क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज और सेक्शन 6 में बता रखा है क्या है चेक। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ही पर्टिकुलर डेफिनेशन सेक्शन 13 में हमको जाकर मिली हुई है। 13-14 में कुछ बातें करेंगे। ओके तो यहाँ पे सेक्शंस हम कोशिश करेंगे साथ साथ करते चले जाएं और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक गूगल एक्सेल शीट बना लीजिए जहाँ पर आप सेक्शंस, उस पर्टिकुलर एक्ट का नाम और सेक्शंस और वो सेक्शन किसके साथ करस्पॉन्ड करता है लिखते चले जाइए। स्पेशली जो मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको बताती हूँ क्योंकि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए और दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। ओके तो चलिए, ये एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई करता है इंक्लूडिंग JNK, जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड करते हुए। एंड दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1st ऑफ मार्च 1882। जैसे 1st ऑफ जुलाई 1930 को एक्ट हुआ था हमारा सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, उसी तरीके से 1st ऑफ मार्च 1882 फिनेंशियल ईयर जिस मंथ में एंड करता है उसकी फर्स्ट डे को वैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, बट ये फोर्स में आया 1st ऑफ मार्च 1882 के अंतर्गत। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखने को मिल सकता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसे अपने दिल में उतारते चले जाएं। मैम वो बात तो ठीक है बट आप बता दीजिए नेगोशिएबिलिटी या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। नेगोशिएबल का मतलब होता है समथिंग दैट्स ट्रांसफरेबल, जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है, इसे आप किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट मान सकते हो, कोई पीस ऑफ पेपर मान सकते हो। तो क्या समझ में आ रहा है, जो डॉक्यूमेंट, जो पीस ऑफ पेपर ट्रांसफर किया जा सकता है उसी को ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम कहते हैं। सिंपल बात है, इजी बात है। यस मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट बाय विच राइट एंड लायबिलिटी, मतलब प्लस जो आपके, जो आप ले सकते हो और जो आपको देना है, दोनों राइट भी और लायबिलिटी भी ऑफ एनी पर्सन इज क्रिएटेड, या तो बनाई जाएगी या मॉडिफाई करी जाएगी या सेटिस्फाई करी जाएगी या किसी और को दे दी जाएगी या डॉक्यूमेंट ही सिर्फ करने के लिए काम आ सकती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, या तो हम क्रिएट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे या सेटिस्फाई करेंगे या ट्रांसफर करेंगे या हो सकता है सिंपल हम डॉक्यूमेंट ही कर रहे हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 प्राइमरीली बेसिकली क्या कंटेन करते हैं, वो लॉज
जो कि रिलेट करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब मैं बात कर रही हूँ तो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि मेजरली इन तीनों के बारे में ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बात हो रखी है अंडर सेक्शन 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। Okay, the term negotiable means transferable and the term instrument means any written document creating a right in favor of some other person. किसी और बंदे के लिए को हक मिल रहा है, किसी प्रकार की राइट मिल रही है, that exactly is instrument. Okay, thus by negotiable instrument we mean that it is a written document. ये oral कुछ बातें नहीं है, ये written में ही होगा। क्या चेक ओरल हो जाएगा? नहीं, वैसे ही ना तो प्रॉमिसरी नोट ना ही बिल ऑफ एक्सचेंज ओरल होगा। यहाँ पर इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच अ राइट इज गिवन, एक राइट दी जाती है, ओके, टू अ पर्सन and which is transferable in accordance with the provision of Negotiable Instrument Act 1881. समझ में आया गाइस? BMGG हो गया? आई होप सो हो गया होगा, भेजे में घुस गया। अगर मैं कॉमन पैरेलेंस में बोलती हूँ, इन कॉमन पैरेलेंस, a negotiable instrument can be understood as a piece of paper which entitles a sum of money and which is transferable from one person to another merely by delivery or by endorsement and delivery. क्या मतलब है? Let's say for example, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे ए ने बी से कुछ सामान खरीदा, गुड्स परचेज करे ऑन क्रेडिट, ठीक है, और अगेंस्ट या तो कोई चेक दे दिया या कोई प्रॉमिसरी नोट दे दिया या बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया इन रिटर्न। लेट्स से एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में आप अकाउंट्स में क्लास 11 में बातें कर कर आए होंगे और थोड़ी बहुत बातें आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ी होगी जब आप कमर्शियल बिल पढ़ रहे होंगे एज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट अंडर चैप्टर 9 फिनेंशियल मार्केट और फिनेंसिंग वाला चैप्टर जब आप पढ़ रहे होंगे। यस, चलो खैर, बिल ऑफ एक्सचेंज अगर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, बताती हूँ। यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू इन्होंने एक बिल बनाया है ए ने, बिकॉज ए इज अ सेल, ए नो, बी इज द सेलर, ए इज द बायर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, बी एक कहेगा कि भाई मैंने तेरे को सामान दिया है उधार पर, मुझे पैसे लेने हैं, तो उसका मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने एक ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और इनको बोला कि इस पर आके साइन कर दो, ठीक है, और ये प्रूफ मेरे पास रह लेगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है मेरे पास रह लेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, पेमेंट हुआ, यहाँ पर एक राइट क्रिएट हो गई, एक राइट क्रिएट हो गई ऑफ मिस्टर बी टू रिसीव मनी। अब लेट्स से ये तो इन्होंने डिलीवर कर दिया, ए ने बी को डिलीवर कर दिया ये डॉक्यूमेंट। लेट्स से बी को पैसों की जरूरत थी या उन्हें सी को पेमेंट करनी थी। अगर पैसों को की जरूरत थी तो बैंक से जाके डिस्काउंट करा लेंगे, वरना सी को, लेट्स से बी ने सी को पेमेंट करनी थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं आपको ये बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर देता हूँ, तो जब ए पेमेंट करेगा वो मुझे पेमेंट करने की जगह आपको पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डिलीवरी के थ्रू भी इंस्ट्रूमेंट आप डिलीवर कर सकते हो, या एंडोर्समेंट और डिलीवरी भी एक तरीका है जिससे आप ये इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो, और यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, या तो बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी या मियरली डिलीवरी से भी चल जाएगा। ओके, द पर्सन टू हुम इट इज सो ट्रांसफर्ड, जैसे यहाँ पर बी ने सी को ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर सी एंटाइटल हो गया पैसे रिसीव करने के लिए। ओके,
The person to whom it is transferred becomes entitled to the sum mentioned therein. जो भी पैसे यहाँ पर लिखे हैं, let's say for example the money that's written here is ₹50,000, तो 50,000 रुपए के लिए पहले बी एंटाइटल थे, अब सी हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने सी को एंडोर्स कर दिया है ये डॉक्यूमेंट. Though it is a general principle that no one can become owner of any property unless the person who sold the property to him is the true owner of the said property. Yet this rule is not applicable in case of negotiable instrument. कैसे हम क्यों बोल रहे हैं ये? देखो मुझे बताओ, क्या ट्रू ओनर है यहाँ पर भी? अभी तक तो पैसे आए नहीं ना, बट स्टिल इसने ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि ये वाला रूल जो ये जनरल प्रिंसिपल है that no one can transfer, no one can become a owner of a property unless the person who sold the property to him is the true owner of the said property. अब ए ने सी को तो कुछ नहीं दिया था ना, या देने के लिए कुछ लाइबिलिटी नहीं थी, बट ये जनरल प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई नहीं करता है इन केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. और अब कुछ टर्म्स दे रखी हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो कि अलग अलग सेक्शंस में डिफाइंड है, उन्हें पढ़ लेते हैं. बट बिफोर गोइंग देयर लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम डार्लिंग्स. डार्लिंग आंखों से आंखों चाह करने हैं, डार्लिंग्स वाला, हाँ डार्लिंग्स वाला यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं. आइए देखेंगे. हमारे पास 3 लोग हैं, हमजा, बदरुनिसा एंड कासिम किसाई. Okay, these are the people, 3 people involved. हमजा शेख एक बिजनेसमैन है who sells goods to बदरुनिसा शेख. ओके, सामान इन्होंने बेचा. क्या किया? इन्होंने सामान बेचा. किसने? हमजा ने. किसको? बदरुनिसा को. इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश इमीडिएटली, सामान जब बेचा तो he becomes the seller, she becomes the buyer, she is supposed to make the payment. बदरुनिसा gives Hamza promissory note. Promissory note क्या है? Under section 4 of negotiable instrument act, it is a negotiable instrument. Okay, promising to pay the amount due after 60 days. 60 दिन बाद पेमेंट हो जाएगी. The promissory note states that the payment is to be made to the order or हमजा शेख. मतलब या तो बियरर को, जो हमजा शेख है, हमजा के पास है ना ये promissory note, to the order और बियरर, या तो ये जिसको ऑर्डर करेगा उसको पेमेंट कर दी जाएगी या बियरर हिमसेल्फ. जैसे अगर आप कोई नोट देखते हो आप आपके पास, लेट मी सी इफ आई हैव अ note right now with me. Okay, I don't have a Indian currency as of now in my पिटारा, और यहाँ पर ऐसी कुछ बातें लिखी भी नहीं है. आई हैव अ रिंगिट फॉर नाउ. एनीवेज, अगर आपके पास कोई नोट रखा है तो आप देखिए वहाँ पर लिखा होता है मैं धारक को, जैसे मान लीजिए 10 रुपए का नोट है तो उसमें लिखा होता है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ. आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ द नोट अ सम ऑफ ₹10. मतलब जिसके पास होगा इज द बियरर. तो यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट पे लिखा था या तो जिसको टू द ऑर्डर और द बियरर, यहाँ पे बियरर हमजा ही है, ये बात लिखी हुई थी. ओके, हाउ एवर बिफोर द 60 days आर अप, 60 दिन अभी खत्म नहीं हुए. हमजा को पैसे की जरूरत थी. हमजा नीड्स कैश टू पे हिज सप्लायर्स, सो ही एंडोर्सेस. जैसे यहाँ पर हमारे केस में बी ने सी को दे दिया था, बी ने सी को एंडोर्स कर दिया था. ये बिल ऑफ एक्सचेंज. वैसे ही यहाँ पर हमजा ने कासिम किसाई को अपना जो ये प्रॉमिसरी नोट है आगे एंडोर्स कर दिया. endorses the promissory note to कासिम किसाई, one of his suppliers. अब ये भी किसी से सामान लेते हैं, उधार पे इन्होंने सामान ले रखा था, कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे को इसने पैसे देने हैं और मैंने तेरे को पैसे देने हैं, तो ऐसा करते हैं ये तेरे को पैसे दे देगी. तो बदरुन्निसा जो है कासिम किसाई को पेमेंट कर देगी आफ्टर द 60 days जो कि मेंशन था प्रॉमिसरी नोट में पेमेंट करने के लिए.
by signing on the back of the note and delivers it to Qasim as payment for goods he received from him. अब Qasim Kisai now holds the promissory note. कौन hold कर रहा है? He is holding the promissory note now and is entitled to receive the payment from Badrunisa Sheikh. Darlings वाली Badrunisa से payment अब instead of Hamza Qasim लेंगे. Okay, when 60 days are up, even though Qasim was not the original party, जबकि वो original party थी भी नहीं to the transaction between Hamza and Badrunisa, he has acquired the promissory note in good faith and for a value that is as payment of goods supplied to Hamza. इन्होंने इसको सामान दिया ना, उसके लिए ही तो पैसे मिल रहे हैं इन्हें. तो यहाँ पे जो जनरल रूल हमने बोला कि in general rule, no one can become an owner of a property unless the person who sold the property to him is the true owner. जैसे यहाँ पर सामान कासिम ने बदरुनिसा को नहीं बेचा था, कासिम ने सामान बेचा था हमजा को, बट स्टिल हमजा की जगह बदरुनिसा पेमेंट करेगी कासिम को बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज दिस जनरल प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. Am I clear to everybody? Yes, मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, भेजे में जा रहा है. मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है. यू आर माई डार्लिंग्स. ये डार्लिंग्स मूवी का है, बट आप मेरे प्यारे बच्चे हो, इसलिए मैंने आपके लिए लिखा है. ठीक है, तो आई होप आपको कैसे ये कहाँ कहानी हुई समझ में आया. अब इसके की पॉइंट्स सिनेरियो के समझते हैं. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक प्रॉमिसरी नोट है जो कि नेगोशिएबल है. ओके, क्यों है? क्योंकि ये रिटर्न है. यहाँ पे पैसे देने क्या है वो बता रखे हैं. रिटर्न में प्रॉमिस है कि पैसे देने हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट देना है, या तो बियरर को देना होगा या ऑर्डर को देना होगा, स्पेसिफिक पर्सन. ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टी दैट इज राइट टू रिसीव द मनी. यहाँ पर पैसे मिलने थे हमजा को, बट हम दे रहे किसको है? बदरुनिसा दे रही किसको है? कासिम को. अल्टीमेटली in the promissory note is transferred from Hamza Sheikh to Qasim Kisai by endorsement and delivery. Bona fide and for value, Qasim Kisai took the promissory note in good faith and payment for the goods supplied by Qasim Kisai to Hamza Sheikh, so that he is protected even if there were any defects in Hamza's title to the note. अगर हमजा ने कुछ गड़बड़ करके भी नोट लिया था तभी भी अब now Qasim is entitled to receive the money. Not limited to specific instruments. While the act specially mentions promissory note, bill of exchange and check, the definition of negotiable instrument is broad enough to cover similar instruments that meet the criteria of transferability and bona fide acquisition. जबकि हम promissory note, bill of exchange और चेक के बारे में ही ज़्यादातर बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, बट ऐसा नहीं खाली यहीं तक लिमिटेड है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ आता है जहाँ पर बोनाफाइड एक्विजिशन मतलब गुड फेथ में बात हो रही है और ट्रांसफरेबिलिटी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक. ठीक, तो सेक्शन 13 बात कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही इटसेल्फ हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 13. सेक्शन 13 बता रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो कि या तो टू ऑर्डर या फिर टू बियरर पे हो रहा होगा. जैसे हमजा के शेक में हमने लिखा था टू ऑर्डर और टू हमजा. यस, does a negotiable instrument means an instrument that is property in which is acquired by anyone who takes a bona fide मतलब in good faith and for value notwithstanding any defect. मतलब अगर कोई टाइटल में हमजा की दिक्कत भी थी कासिम तक, वो टाइटल में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ दैट प्रॉब्लम will not happen. Yes, any defect in the title of the transfer. It need not necessarily be a promissory note, bill of exchange or a check, because apart from these, if any of the instrument has the question of
transferability and bona fide acquisition, even that instrument is a negotiable instrument. yes मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? तो क्या है? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक पेएबल है टू द ऑर्डर टू विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल। जैसे यहाँ पे बदरुनिसा ने यहाँ पर पेमेंट करनी थी हमजा को, और विच इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स prohibiting transfer or indicating an intention that it shall not be transferable। क्योंकि अगर ट्रांसफरेबल ही नहीं है तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है ना, तो ये एनआई ही नहीं है, और हम एनआई के बारे में ही तो सारा ताम झाम कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत। यस, नाउ अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, या तो ओरिजिनली, ईदर ओरिजिनली which is expressed to be payable or with on which the only or the last endorsement is an endorsement in blank। मतलब जैसे ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, ऐसे करते करते एंडोर्स हो रही है। तो यहाँ पर या टू द ऑर्डर या बियरर भी हो सकता है, और ब्लैंक एंडोर्समेंट में तो आप कितनी बार भी इसे आगे एंडोर्स कर सकते हो। लेट्स से उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में जगह खत्म हो गई है तो एक शीट उसके साथ अटैच कर दो और फिर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, इवन दैट्स अ पॉसिबिलिटी। स्लिप यहाँ पर अटैच की जा सकती है। जब भी कोई प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक या तो खुद जब ओरिजिनली बना था या बाय एंडोर्समेंट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन एंड नॉट टू हिम और हिज ऑर्डर, इट इज नेवरदलेस पेएबल टू हिम एंड हिज ऑर्डर एट हिज ऑप्शन। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सप्रेसली, साफ साफ शब्दों में बयां किया हुआ है कि एक स्पेसिफाइड पर्सन को ही देना है एंड नॉट टू हिम और हिज ऑर्डर, मतलब उसकी किसी और फर्दर को नहीं दे सकते, लेट्स से, तो उस बंदे को पेमेंट हो जाएगा टू द बियरर और टू द ऑर्डर है। तो यहाँ पे ऑर्डर वाली बात भी इंक्लूड हो रही है, क्योंकि जब हम बदरुन्निसा से हमजा को जा रहा है तभी भी तो ट्रांसफर ही हो रहा है ना, तो दैट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि बहुत सारे चेक्स ऐसे होते हैं जिसको आगे रिस्ट्रिक्शन रहती है फॉर ट्रांसफरेबिलिटी, बट स्टिल एक बंदे से दूसरे बंदे के पास तो ट्रांसफर हुआ ना, therefore it is a negotiable instrument। Negotiable instrument may be payable to two or more persons jointly, or it may be made payable in the alternative to one of the two or one or some of the several pays। किसी एक को, किसी दो को, दो से ज्यादा लोगों को एक negotiable instrument से पेमेंट करी जा सकती है। This is what is written in here। Am I clear मेरे प्यारे बच्चों? यस तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक? ये राइटिंग में ही होगा, फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा, एक बंदे का राइट क्रिएट होगा कि वो पैसे रिसीव कर सकता है, और करस्पॉन्डिंगली एक बंदे की लायबिलिटी क्रिएट होगी कि उसे ये पैसे देने हैं। जो होल्डर का टाइटल है मेरे प्यारे बच्चों, इट इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, इसको हम गुड फेथ में ले रहे हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स एक्वायर्स अ गुड टाइटल, जैसे यहाँ पर हमारे केस में हमजा से जब टाइटल ट्रांसफर हुआ था कासिम के पास, तो गुड टाइटल ट्रांसफर हुआ था। ओके, शुड रिसीव द इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन, जैसे जो होल्डर है यहाँ पर, जो हमारे केस में कासिम थे, कासिम ने कुछ सामान सप्लाई किया था, उसकी कंसिडरेशन में ये जो प्रॉमिसरी नोट है एंडोर्स किया गया था बाय हमजा। एक्चुअली पेमेंट कौन करने वाली है? बदरुनिसा। हमारा एग्जाम्पल, अगर हम जो एग्जाम्पल को कंटेक्स्ट हम रेफर कर रहे हैं, आई होप आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग द डॉट्स इन योर ब्रेन इज हैपनिंग। यस, विदाउट नोटिस एज टू डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर। जैसे अब हमजा ने जब कासिम को दिया था तो यहाँ लिखा था ना मैंने, जो की सिनेरियो कि यहाँ पे नरेट करा था, यहाँ पे लिखा था कासिम टुक द प्रॉमिसरी नोट इन गुड फेथ and as payments for good, so he is protected even if there were any defects in Hamza's title to the note। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, और बिफोर मेच्योरिटी या ऑन मेच्योरिटी पेमेंट हो जाएगी। और ट्रांसफरेबिलिटी तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ही है, क्योंकि नेगोशिएबल इटसेल्फ मींस ट्रांसफरेबल। यस, वेरी वेल। ना जो मैंने बातें पीछे आपको चार्ट में दिखाई, आइए अब समझते हैं व्हाट इज रिटन इन आवर बुक। The term negotiability may also be extended to other instruments जैसे कि bill of lading, hundis, etc. provided it satisfies the following characteristics।
क्या है सबसे पहले वाला? अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी ट्रांसफरेबल या तो डिलीवरी या फिर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। पहले इसको समझेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। बाय डिलीवरी, जैसे बियरर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं। A negotiable instrument that is made payable to the bearer can be transferred by simply handling। जैसे बदरुन्निसा ने सिंपली दे दिया हमजा को, तो ये डिलीवरी हो गई। Yes, the instrument to another person. No endorsement or signature is required from the current holder to the transfer। कोई signature की requirement नहीं। Example, let's say if someone holds a bearer check, they can transfer it to another person by merely handing it over। तो अगर हमजा के पास बदरुन्निसा ने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था और बाय डिलीवरी ये कासिम को दे रहे हैं, तो साइन अगर नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा अगर ये डिलीवरी में दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बियरर फॉर्म में कासिम पैसे ले पाएगा in good faith। The new holder now has a right to claim the amount mentioned on the check because this is how it is been delivered from Hamza to Qasim। ठीक है, तो हमने डिलीवरी तो देख ली, बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी भी देख लेते हैं। तो a negotiable instrument that is made payable to specific person or to their order requires endorsement and the delivery for transfer। endorsement involves the current holder signing। जैसे हमारे केस में यहाँ पर हमजा साइन करेंगे इंस्ट्रूमेंट के पीछे और फिर डिलीवर करेंगे। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ अ चेक इज मेड पेबल टू जॉन डो और ऑर्डर, तो वहां पे हमने जो जब बदरुन्निसा ने दिया था टू ऑर्डर और हमजा, वहां पे बियरर भी लिखा था और ऑर्डर भी लिखा, तो आगे एंडोर्समेंट कर सकते थे। यहाँ पे स्पेसिफाइड पर्सन, जैसे यहाँ पे जॉन डो लिखा हुआ है या टू ऑर्डर लिखा हुआ है, जॉन डो मस्ट एंडोर्स, साइन करना पड़ेगा। जैसे हमारे केस में क्योंकि ऑर्डर और बंदे का नाम हमजा दोनों लिखा था, तो यहाँ पे एंडोर्स करेंगे, साइन करेंगे एट द बैक ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट और फिर कासिम को देंगे। Okay, back of the check or whatsoever is a negotiable instrument and then hand it over to someone else। This action or transfer the right to claim the amount on the check if the new holder is through endorsement and then delivery happening। Take a pause, okay? I want you guys to see both of these examples, read both of these examples by your own ones and only then move forward। Take a pause here, okay? यहाँ पॉज कीजिए, इसे पढ़िए, एक बार डन हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। पॉजिंग। I hope you have already read because you have the option of pausing, therefore I am not pausing। अगर नहीं किया तो पॉज करो, पीछे जाओ, देखो, फिर ये देखो पॉज करके और फिर आप आगे बढ़ना। ओके, तो हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर दिया है या तो डिलीवरी के साथ या फिर एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी के साथ। ओके, अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया जा सकता है एड इनफिनिटम, दैट इज ट्रांसफर्ड एनी नंबर, इन्फिनिटी तो कितना भी नंबर ऑफ टाइम हो सकता है ना, टिल इट satisfaction on date of maturity। अब लेट्स से मेच्योरिटी है 1st of September 2024, अब उसके बाद भी आप एंडोर्स करते जा रहे हो, दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी, इट हैज टू हैपन बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी। ओके, यहाँ पे देखो अगर मैं डिलीवरी में बोलती हूँ तो यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड पर्सन का नाम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ बियरर लिखा हुआ है, बट यहाँ पे स्पेसिफाइड पर्सन, जैसे कि हमारे केस में हमजा का नाम लिखा हुआ था, बस इतना ही डिफरेंस है। क्योंकि अगर किसी स्पेसिफाइड पर्सन का नाम आ गया, जैसे यहाँ पे जॉन डो का नाम आ गया था, तो यहाँ पे एंडोर्समेंट ही होगी, जॉन डो और ऑर्डर, हमजा और ऑर्डर। बट यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, डिलीवरी से दे रहे हैं और वो आगे डिलीवरी से दे रहे हैं, देन डिलीवरी कैन ओनली, देन थ्रू डिलीवरी ऑल्सो एंडोर्समेंट कैन हैपन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस। Now, अब infinitum, ad infinitum, it's a legal maxim। Okay, it's a legal maxim। ad infinitum मतलब transferred as many number of times, but it has to happen before maturity of that instrument। endless transferability, ये one of the key characteristics या key features है negotiable instrument का।
कि भैया जी ट्रांसफर मल्टीपल टाइम्स हो सकता है विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू और नेगोशिएबिलिटी. दिस मीन्स दैट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन चेंज हैंड्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर द मैच्योरिटी. तो अगर मैच्योरिटी 1 सितंबर 2094 लिखी है उसके बाद ये एंडोर्समेंट नहीं हो पाएगी. Example, imagine a bill of exchange that has 90 days until maturity. The original payee, that is person A, he was supposed to receive the payment. Payer is somebody who makes the payment, payee is somebody who is supposed to receive the payment. May transfer the bill to person B. Next बंदे को दे रहे हैं, person A से person B को जा रहा है. Okay, by endorsement and delivery, person B can then transfer to person C, C to D, D to E, and so on. Each new holder acquires the same right as the original payee. मतलब जैसे A का था वैसे ही D का होगा या X का होगा जो भी, and can enforce the instrument at maturity. जब 90 दिन पूरे हो जाएंगे तब पेमेंट ले लो भाई. ठीक है. और जो फाइनल होल्डर है उसकी क्या राइट है? The final holder at the time of maturity has the right to present the instrument for payment. The number of times the instrument has been transferred does not affect the validity of the amount or the amount due. Am I clear to everybody? Very very important. ये कलर थोड़ा दिक्कत दे रहा है शायद पढ़ने में. Let me just change it to orange. Yes, ad infinitum. Am I clear to everybody? Once again, all of you. Okay, चलो आगे बढ़ेंगे. Now let's move forward. प्रोटेक्शन टू बोनाफाइड होल्डर. हमने बोला था गुड फेथ में पेमेंट हो रही है तो टाइटल चाहे डिफेक्टेड पीछे हो बट आगे नहीं ट्रांसफर होगा. ईच होल्डर who acquires instrument in good faith में ले रहे हों, and the value for value it is protected under law. Even if even if the instrument has been transferred many times, this feature makes negotiable instrument highly liquid and desirable in financial transactions. Financial transaction में very much accepted है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. अगर मैं समरी बोलूं, the ability to transfer negotiable instrument either by delivery or by endorsement and delivery, combined with the potential of endless transferability makes it flexible and valuable tool in commercial transaction. और बोला हमने है ये desirable भी है financial transactions करने के लिए. Okay, अब फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स हमने बोला. जैसे यहाँ पे हमजा ने इन रिटर्न ऑफ द गुड सप्लाइड बाय कासिम ये एंडोर्स किया था ना इंस्ट्रूमेंट को, जो प्रॉमिसरी नोट बदरुन्निसा ने हमजा को दिया था. Yes, the holder in the due course obtain the good title in the instrument, notwithstanding any defect in previous holder's title. कोई दिक्कत नहीं अगर पीछे कोई टाइटल में डिफॉल्ट भी है तो. A holder in due course is one who receives the instrument for consideration, कुछ किया होगा before maturity होगा and without any notice as to the defect in the title of the transfer. अगर मान लेते हैं कासिम को पता था कि हमजा के टाइटल में डिफेक्ट है और उसके बाद भी वो ले रहा है, then this is not happening in good faith. It is not bona fide and therefore payment फिर defected title के साथ ही ट्रांसफर. तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लर्न करनी अभी भी. और अगर हो सकता है आप बहुत सारे स्टूडेंट्स फाउंडेशन के साथ साथ फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो वहाँ पर तो ये आपको लिखने के आएगा. यहाँ पे तो फिर भी अपन एमसीक्यू कर रहे हैं. ठीक है जी. गिव मी अ मोमेंट प्लीज. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं. हैरी पॉटर, हरमाइनी ग्रेंजर, रॉन वीजली एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट. कौन है ये? हैरी पॉटर.
जिसका नाम बोला नहीं जा सकता वही है ये, बट हम बोलेंगे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। यस, हैरी पॉटर एक शॉपकीपर है जो कि हरमाइनी ग्रैंजर को उन्होंने सामान कुछ बेचा। इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश, हरमाइनी ने एक प्रोमिसरी नोट दे दिया हैरी को, दैट प्रोमिसेस टू पे अ सर्टेन अमाउंट 30 दिन बाद। कब देना है? 30 दिन बाद देना है। ओके, नाउ unbeknownst to Harry, Hermione had actually obtained the promissory note from Ron Weasley under questionable circumstances. Now the title is not free from defect, but क्योंकि good faith में लिया है हैरी ने, perhaps though fraud or through fraud or coercion under section 15 and under section 17 of Indian Contract Act. I hope sections आपको याद आ रहे हैं. Meaning Hermione's title is defective. क्योंकि हैरी को इसके बारे में नहीं पता है. Harry is unaware of this effect. Later needs money before the promissory notes mature, so he sells it to Lord Voldemort for cash. Now Lord Voldemort buys the promissory note from Harry for a fair price in return of a consideration. Well before 30 days are up before the maturity. Now he has no knowledge of problems in how Hermione is originally obtained the note. उसने तो good faith में लिया है, चाहे हैरी ने चाहे वोल्डेमॉर्ट ने. यस, तो यहाँ पर की पॉइंट्स क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स में हमने बोला कंसिडरेशन के अगेंस्ट मिलना चाहिए. ही पेड हैरी फॉर इट. कौन? लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट. लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट इज कंसिडर्ड एज होल्डर इन ड्यू कोर्स. क्यों? क्योंकि हरमाइनी से होल्डर को हैरी को मिला, हैरी ने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को दिया. तो जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है, ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. व्हाई? बिकॉज ही एक्वायर्ड द प्रॉमिसरी नोट फॉर कंसिडरेशन. took possession of the note before maturity. 30 दिन खत्म होने से पहले मिल रहा है, यहाँ पे लिखा है ना, before 30 days. Okay, he had no knowledge of the defect of the title when he received it. He didn't know about Hermione's questionable claim. Okay, तो चाहे डिफेक्ट था भी हरमाइनी के टाइटल में, ना लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के ना ही हैरी पॉटर के टाइटल में डिफेक्ट ट्रांसफर होगा. Even though Hermione originally obtained the promissory note maybe through fraudulent means, Lord Voldemort, as a holder in due course, obtains it in good faith to the note. This means that when the note matures, Lord Voldemort can demand money from Hermione. और Hermione से भी ज़्यादा यहाँ पर तो Ron Weasley का रोल आ जाएगा, क्योंकि Ron Weasley से लिया था ना नोट Hermione ने भी. Yes, Hermione is legally obliged to pay him the full amount specified in the promissory note. यहाँ पे वोल्डेमॉर्ट के जो promissory note मिला है उसमें protection मिलेगी for in the rights. Hermione cannot refuse the payment to Lord Voldemort by claiming that her title was defective, because Lord Voldemort, as a holder in due course, is protected under the law under section 10, and we'll talk about it later. The instrument is considered free from defects in his hand, regardless of any problem that may have existed in the prior transaction. Lord Voldemort का उससे कुछ मतलब वास्ता नहीं है. ओके, अब हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा? होल्डर इन ड्यू कोर्स. दूसरा पढ़ा फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स इन द टाइटल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तीसरा बोल रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स. The concept of being free from defect is crucial. It is important. Why? Because it ensures the negotiability. तभी तो transferability possible होगी ना, and trustworthiness of the financial instrument. Without this protection, the usefulness of negotiable instrument in कॉमर्स वुड बी सेवरली डिमिनिश्ड. कहेंगे भाई हमको नहीं पता, तुम किसी से ले लो, तुम किसी से ले लो, हमको नहीं मिला तो हम कुछ प्रॉब्लम, फिर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे. इसलिए कॉमर्स के अंतर्गत ये नेगोशिएबिलिटी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए डिफेक्ट के बिना ही ट्रांसफर होता है इंस्ट्रूमेंट. As a buyer would be hesitant to accept them for fears of prior defect. तो मैं summary बोलूँ, the example illustrates how holder in due course like Lord Voldemort obtains a good and clean title to the negotiable instrument, even if
there were issues with how a previous holder like Hermione acquired it. This legal protection is what makes negotiable instruments a secure and a reliable medium for commercial transactions. Did you guys understand? Yes, दिल में बात उतर रही है. Holder to sue in his own name. The holder in due course of a negotiable instrument can sue on the instrument in his own name. तो अगर यहाँ पे होल्डर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट थे, वो हरमाइनी को अपने नाम पे ही, हमें हैरी की जरूरत नहीं, अपने नाम पे ही सू कर सकते हैं. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की प्रिजम्पशन क्या है? द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रिजम्पशंस लिस्टेड अंडर सेक्शन 118. एग्जाम में पूछेंगे कौन से सेक्शन के अंदर प्रिजम्पशंस नोटेड है. इट इज अंडर सेक्शन 118 and 119 of NI Act as to the consideration date, time of acceptance, transfer and endorsement etc. और ध्यान ये देंगे जो शेयर सर्टिफिकेट्स ब्लैंक ट्रांसफर डीड्स के साथ आते हैं या डिपॉजिट रिसीट्स के साथ आते हैं या मेड रिसीट्स के साथ आते हैं, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. Are not negotiable instruments. Very important. Very important, and therefore I'm putting some hearts in here. ठीक है? Okay. Special presumption क्या है? What's the special presumption? Special presumption है until the contrary, until the opposite is provided, the following aspects are presumed in the negotiability of an instrument. ये presumptions ये हैं, ठीक है? But ये presumptions हम next, चलो यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं. लेट्स फिनिश दिस एंड देन विल फिनिश क्लोज फॉर टुडे सेशन. प्रिजम्पशन क्या है? कंसिडरेशन. हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि बनाया गया है वो इन रिटर्न ऑफ समथिंग है, फॉर कंसिडरेशन आ रहा है. और जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो एक्सेप्ट किया गया है, एंडोर्स किया गया है, नेगोशिएट किया गया है, ट्रांसफर किया गया है फॉर कंसिडरेशन, ऐसा हम मानेंगे. जो डेट है वो इज मेड और ड्रॉन ऑन दैट डेट. जो डेट लिखी है तो उस दिन बनाया गया है, मतलब ड्रॉ किया गया है, बनाया गया है, जो डेट इसमें मेंशन करी है. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है वो विद इन रीजनेबल टाइम होनी चाहिए. पता चला बनाया तो 5 साल पहले था और अब दे रहे हैं, दैट शुड नॉट हैपन. या आफ्टर द डेट मेंशन देयरइन बट बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी. जैसे मान लेते हैं बना 1 सितंबर को और 3 सितंबर को लेट्स से डिलीवर किया या एंडोर्स किया गया और पेमेंट उसमें लेट्स से 30 सितंबर लिखी हुई है, तो यहाँ मैच्योरिटी से पहले है और रीजनेबल टाइम के अंतर्गत है जब से बना है और जब ये एक्सेप्ट किया गया है. ओके, टाइम ऑफ ट्रांसफर इट हैज टू बी मेड बिफोर मैच्योरिटी. ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, जो एंडोर्समेंट दिख रही है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे है वो उस तरीके से होगी जैसे लिखा हुआ है. लेट्स से फॉर एग्जांपल लिखा है ए से बी के पास गया, बी से सी के पास गया, सी से डी के पास गया, तो जो भी जिस भी क्रोनोलॉजी में लिखा गया उसी क्रोनोलॉजी में जस्ट इन केस सो रिक्वायर्ड पेमेंट. स्टैम्प, अगर लॉस प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड होने चाहिए. होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में हमने देख लिया, टाइटल डिफेक्ट से फ्री ही है. और फैक्ट ऑफ डिसऑनर सेक्शन 119 में दे रखा है. वैसे 118 119 हम दोनों मेंशन किया था, यहाँ पे स्पेसिफिकली 119 बता रखा है. ये इंपॉर्टेंट है ये वाला. अगर केस होता है इन अ सूट ऑफ डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोर्ट जो है ऑन प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट प्रिज्यूम द फैक्ट ऑफ डिसऑनर अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड. ऐसे मान लेंगे अगर जब कोर्ट में कार्यवाही चल रही होगी तो ऐसे माना जाएगा कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो गया अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड. अगर इसका ऐसा ना मतलब ऐसा सबूत हो कि डिसऑनर नहीं है तो डिसऑनर नहीं है, अदरवाइज इसको डिसऑनर ही मान लिया जाएगा. और ध्यान ये बात देंगे कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो लॉफुली मिलना चाहिए, या तो लॉफुल ओनर से या कस्टोडियन से, by means of an offense or fraud or for unlawful consideration. The burden of proving the holder that a holder is a holder in due course lies upon him. जैसे हम यहाँ पर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स थे, है ना, तो अगर वो केस कर रहे हैं तो उन्हीं के ऊपर होल्डर पर ही बर्डन टू प्रूव रहेगा कि उसी को ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ मैं होल्डर ही हूँ. जैसे मान लेते हैं मैंने आप पे केस किया कि आपने मेरी चोरी करी है, ओके, तो मैं हूँ प्लेंटिफ, आप है डिफेंडेंट.
तो ये मुझे प्रूव करना होगा कि आपने चोरी करी है, आपको ये प्रूव नहीं करना होगा कि आपने चोरी नहीं की है। हमेशा प्लेंटिफ को प्रूव करना होता है, डिफेंडेंट को नहीं, इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस, क्योंकि इसके एक्सेप्शंस हैं। जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एटसेट्रा है, फेमा है, वहाँ पर डिफेंडेंट को प्रूव करना होता है कि वो बेकसूर है। जैसे अभी आप रिसेंट केसेस में अरविंद केजरीवाल जी एंड सो मेनी अदर्स यू हैव बीन सीइंग ऑन न्यूज, ठीक है, बट हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम यहीं पे बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स को ही प्रूव करना है कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। NI Act will not affect Section 21 of Indian Paper Currency Act 1871 or any local usage related to instrument in local language। ये सेक्शन 1 बोल रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है, प्लीज लर्न, इसमें थोड़ा सा टाइम बताइएगा टू लर्न दिस वन। ओके, एंड विद दिस विल कॉल इट अ डे टुडे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, जो कि है टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑफ टू टाइप, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बातें करेंगे। अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं क्लोज। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल लॉ बाय CM में दिशा दुआ, ताकि आपको नोट्स और लिंक्स प्लस हमारे मेरे से अगर आपको कोई बात करनी है तो आप वो कर पाए। ओके, दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM में दिशा दुआ, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय।